वो सभी बाघ बड़े ही अद्भुत और अनोखे थे। उनके अंदर अलग अलग तरह की शक्तियाँ थी। किसी के अंदर आग की शक्तियाँ, तो किसी के अंदर पानी की शक्तियाँ और किसी के अंदर हवा बारिश बरसाने की शक्तियाँ थी। लेकिन ये सभी बाघ इन शक्तियों को अपने मजे के लिए इस्तेमाल करते थे। ओए भालू, भूख से मेरी हालत खराब हो गई। अगर आज तू मेरे लिए मांस ना लेकर आया तो मैं तुझे ही कच्चा चबा जाऊंगा। तुम सबको डराकर अपना गुलाम बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी इन धमकियों से नहीं डरता। मैं किसी का मांस नहीं लाऊंगा। तू मुझसे जुबान लड़ाता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब भालू ने उसकी बात नहीं मानी तो आग वाले बाघ ने अपनी शक्तियों से उसे जलाकर वहीं भस्म कर दिया। उन जालिम बाघों का खौफ बहुत ज्यादा फैल चुका था। जब कोई उनकी बात नहीं मानता तो वो ऐसे ही सबको मार डालते थे। लेकिन फिर एक दिन सफेद शेर जंगल में आता है। वो इन बाघों से अपने पिता का और अपने पिता के सिपाहियों का बदला लेने के लिए आया था। दरअसल सालों पहले सफेद शेर अपने पिता रघु के साथ रहता था। रघु शेर के पास रंगीन शेरों की एक बड़ी सेना थी और इन सभी रंगीन शेरों के पास बड़ी अद्भुत शक्तियाँ थी। किसी के पास पानी की शक्तियाँ, तो किसी के पास वायु की शक्तियाँ थी और इन जबरदस्त शक्तियों से वो अपने जंगल के जानवरों की रक्षा किया करते थे। एक बार रंगीन हरा शेर दूसरे जंगल में जाता है, लेकिन वहाँ वो देखता है यहाँ की जमीन बिल्कुल सूख चुकी थी और यहाँ चारों तरफ बहुत सूखा पड़ा था। तभी हरे रंग के शेर के पास एक भालू आता है और कहता है, अरे सुनो सुनो शेर भाई, इस तेज गर्मी की वजह से जंगल के नदी तालाब भी सूख चुके हैं और मेरे बच्चे पानी के कारण प्यास से तड़प रहे हैं। भाई अब तुम ही कुछ बताओ, मैं कहाँ से पानी लाऊं? तुम चिंता मत करो भालू, मैं अभी पानी का बंदोबस्त करता हूँ। तब हरे रंग का शेर अपनी जल की शक्तियों से एक पानी की टब भर देता है। यह देख भालू बहुत खुश होता है, लेकिन उसे ये करते एक रंगीन बाघ देख लेता है और वो हरे रंग के शेर का उसके जंगल तक पीछा करता है। सभी शेरों को देख बाघ बोलता है, अच्छा तो ये जादुई शेर इस जंगल में रहता है। मुझे तो लगता है कि ये सभी रंगीन शेर जादुई हैं। मुझे यह बात बंटी महाराज को बतानी होगी। तब वो बाघ अपने जंगल पहुंचता है और अपने महाराज से कहता है, अरे सुनो सुनो महाराज, मैंने एक जंगल में अभी कुछ जादुई रंगीन शेर देखे हैं। उनके अंदर बहुत सी शक्तियां हैं। अगर हम उनसे वो शक्तियां छीन ले तो हम बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। यह सुनकर बंटी बाघ बहुत ज्यादा लालच में आ जाता है। तब वो अपनी रंगीन सेना को लेकर उनके जंगल में पहुंचता है। वो पूरा दिन सबसे छिपकर पूरे जंगल की निगरानी करता है और रात के समय बाघ देखता है कि वो सभी रंगीन शेर उन शक्तियों को एक मणि के अंदर रख देते हैं। दरअसल वो हर रोज ऐसा ही करते थे, क्योंकि रात के समय वो शक्तियाँ काम नहीं करती थी। इसीलिए वो रात को सारी शक्तियाँ एक जगह इकट्ठा कर देते थे। यह सब देख बंटी बाघ बड़ा खुश हो जाता है। अरे वाह, मजा आ गया। अब हम आसानी से इन शक्तियों को हासिल कर सकते हैं। तब सभी रंगीन शेर वहाँ से चले जाते हैं। तब रघु शेर को अकेला पाकर बाघ उस पर हमला करके रघु को वहीं जान से मार डालता है और रघु को मारकर उस मणि को वहाँ से उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। यह सब गुफा में खड़ा बगीरा सब देख रहा था, लेकिन वो डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाता। और आज बगीरा उसी का बदला लेने रंगीन बाघों के जंगल में पहुँचता है। अच्छा तो ये है इन बाघों का राजा बंटी। आज रात मैं इनसे अपनी ये शक्तियाँ छीन कर रहूंगा। तब बगीरा उस जंगल में रहने वाले सभी जानवरों से एक खुफिया जगह पर मिलता है और कहता है, सुनो भाइयों, मैं जानता हूँ कि उन रंगीन बाघों से तुम बहुत परेशान हो,
लेकिन मैं तुम्हें उनसे मुक्ति दिला सकता हूँ। आज रात बस तुम्हें उन सभी रंगीन बाघों को अपने घर दावत पर बुलाना होगा। तब एक गाय बंटी बाघ के पास जाती है और कहती है, अरे सुनो सुनो बंटी बाघ, आज रात आप सभी रंगीन बाघों की दावत हमारे घर पर है। हमने तुम्हारी दावत के लिए ताजे ताजे मांस का बंदोबस्त किया है, आ जाना सब। ये हुई ना बात गाय, अगर तुम रोज ऐसे ही दावत का इंतजाम करोगे तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तब सभी रंगीन बाघ रात होने पर उन शक्तियों को मणि के अंदर इकट्ठा करके जानवरों के पास दावत पर पहुंचते हैं और मजे से दावत का आनंद लेते हैं। उधर बगीरा जाकर उस मणि को हासिल कर लेता है और सुबह होने पर उन शक्तियों से सभी बाघों को एक पिंजरे में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है। सभी जानवर भी उनसे छुटकारा पाकर बहुत खुश होते हैं और उसके बाद से बगीरा और सभी जानवर हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। अमावस्या की इस काली घनी रात में हुआ एक ऐसे बच्चे का जन्म जो सबके लिए एक मिसाल बनने वाला था। सनसन चलती हवाएं और बिजली की गर्ज इस बात की गवाही दे रही थी कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं, पृथ्वी पर जन्मा वो असल प्राणी है जो बनेगा हक की आवाज। भगवान जिन्हें किसी खास मकसद के लिए दुनिया में भेजता है, उनकी पहचान ही अलग होती है रघु। और देखो तो इसकी टांग पर 2 बड़े गहरे निशान हैं। लगता है इसके जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य है। छवि और रघु ने उसका नाम शार्दुल रखा। सब सही चल रहा था, लेकिन अक्सर एक सपना शार्दुल को झंझोड़ कर रख देता था। तेज घोड़े की रफ्तार से कुचलते जानवर और पूरे जंगल की जमीन खून से लथपथ और बस एक ही आवाज, ये बदला लौट कर आएगा। वो तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। जालिमो, वो तुम सबको अकेला ही काफी होगा। वो जरूर आएगा। जब ये आवाजें शार्दुल के कानों में गूंजती तो वो उठ बैठता और बहुत सोच में पड़ जाता। समय ने उड़ान भरी और शार्दुल जवान हो गया। एक बार वो नील नदी के पुल को पार कर रहा था तो एक भैंस ने उसे देख लिया। ये मैं क्या देख रही हूँ? उस काली चरण को अगर पता चला कि ये आज भी जिंदा है तो एक बार फिर वो सब खत्म कर देगा। लेकिन इस बार मुझे अपने पापों को धुलवाने के लिए एक कदम उठाना ही होगा। तब अगले दिन वही भैंस शार्दुल के घर पहुंच गई जब उसके माता पिता वहां नहीं थे। लाहौरपुर की वो जमीन आज भी चीख चीख कर कह रही है, वीर स्कार कहाँ है? हमारे जवानों को बेवजह मौत की घाट उतारने वालों से बदला लेने वाला बहादुर वीर स्कार कब जागेगा? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये सब मेरे सर के ऊपर से जा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब वो भैंस उसे एक जगह पर ले जाती है। और से देखो इस मैदान को, क्या कहता है ये? पत्थरों पर लगा खून चीख चीख कर तुमसे कुछ कहता है। आज से 20 साल पहले वीर स्कार एक बहादुर फाइटर साबित हुआ। बाहरी देशों से बहुत से बड़े बड़े योद्धा वीर स्कार से लड़ने आते, लेकिन अखाड़े में जीत बस एक की ही होती थी और वो था वीर स्कार। हर बार जीत की वजह से वीर स्कार को बहुत से सोने के सिक्के और ट्रॉफी भी दी जाती थी। हर तरफ इसी नाम की गूंज जब राठौर सुनता है तो वो बहुत गुस्सा होता है और बड़बड़ाते हुए अपने पिता कालीचरण के पास जाता है। मैंने सालों मेहनत की, अखाड़े के बीच उतरकर लड़ने और जीतने की, लेकिन इस वीर स्कार की वजह से मुझे मौका ही नहीं मिला। तो मैं जीत कैसे जाऊंगा? वो हर दिन सोने की खान बढ़ता जा रहा है और बस मैं उसका मुंह खड़ा ताक रहा हूँ। अगर मैं उसे रास्ते से हटा दूं, तो फिर बोलो, मैदान में जीत की गूंज उठा सकते हो तुम? हाँ, मैं वादा करता हूँ, हर मुकाबले में जीत मेरी ही होगी और हम माला माल हो जाएंगे। तो फिर ठीक है, उस वीर स्कार की बर्बादी तुम मुझ पर छोड़ दो और बस अपनी तैयारी करो। उधर वीर स्कार के माता पिता के पास 2 सिपाही आते हैं। तुम्हारे बेटे की बहादुरी के किस्से बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। हमारे राजा चाहते हैं कि उनके सिपाही तुम्हारे बेटे से मुकाबला करें और 2 दिन बाद हम इन्हें खुद यहाँ छोड़कर चले जाएंगे। जाओ बेटा,
लेकिन हमेशा हर जगह अपने दिमाग को हाजिर नाजिर रखना। कामयाबी मिलने पर जितने तुम्हारे चाहने वाले होते हैं, उतने ही तुम्हें गिराने वाले भी। वीर स्कार उनके साथ चला गया, लेकिन उसकी जाने की थोड़ी ही देर बाद कालीचरण और राठौर ने अपने खूंखार सिपाही और घोड़े उसके जंगल में छोड़ दिए। उन घोड़ों ने अपने पैरों तले नन्हे जवान जानवरों को कुचल डाला। हर तरफ से रोने चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। थोड़ी ही देर में लाहौरपुर की जमीन खून से भर गई और सिपाहियों ने वीर स्कार के माता पिता को भी लोहे की मजबूत बेड़ियों में बांध दिया। कालीचरण ने वीर स्कार को कुछ ही देर में ऐसे तबाह किया कि दोबारा उसका आबाद होना मुश्किल था। उधर वीर स्कार को उन सिपाहियों पर शक हो जाता है। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? बस थोड़ी देर और हम पहुँचने ही वाले हैं राजा के पास। लगता तो नहीं यहाँ कोई आसपास आबादी भी नहीं है। अच्छा, नहीं लगता तो ठीक ही नहीं लगता। तुमने अपनी आंखें खोलने में बहुत देर कर दी। वहाँ तो अब तक सब कुछ बर्बाद हो गया होगा। वो दोनों वीर स्कार पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वीर उन दोनों को एक ही बार में पटक देता है और वो वहीं मर जाते हैं। तब स्कार भागता हुआ अपने जंगल तक पहुंचता है, लेकिन तब तक सब खत्म हो गया था। कालीचरण के सिपाही और वो घोड़े भी वहाँ से डरकर भाग गए थे। वीर स्कार उन सिपाहियों को देखकर समझ गया था कि वो कालीचरण के सिपाही हैं। मैंने कभी उसके बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अब मेरा वादा है तुझसे कालीचरण, तुझे और तेरे बेटे को एक साथ सूली पर लटकाऊंगा। उधर सिपाहियों ने जाकर कालीचरण और राठौर को सब बता दिया। अगर उसे पता चल चुका है कि ये वार मैंने करवाया है, तो वो चुप नहीं बैठेगा। अभी वो दुख में है। इसी बात का फायदा उठाकर मुझे उसे खत्म करवाना होगा, लेकिन इस बार उस पर वार हथियार से नहीं, प्यार से होगा। तब रात में कालीचरण अपने बेटे राठौर को बुलाता है। यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर काली घाटी में एक भैंस रहती है। वो पैसे लेकर हर काम करती है। सुबह होते ही हम उसी के पास जाएंगे। समझ गया पिताजी, हम सुबह ही निकल जाएंगे। अगली सुबह कालीचरण और राठौर सोने से भरा एक बक्सा लेकर उस भैंस तक पहुँच जाते हैं। इस बक्से के अंदर जितना भी सोना है वो सब तुम्हारा है। बस तुम्हें लाहौरपुर के मशहूर फाइटर वीर स्कार को मौत की घाट उतारना है। निश्चिंत हो जाइए आप दोनों। 12 घंटों के भीतर तुम्हें खुशखबरी मिल जाएगी। कल तक तुम्हारा काम हो जाएगा। तब भैंस बहुत से पकवान लेकर वीर स्कार के पास पहुंची। बेटा, मैं गोरखपुर से आई हूँ। तुम्हारी माँ बहुत पुरानी दोस्त थी मेरी। जब मुझे पता चला कि यहाँ बहुत तबाही मच चुकी है और सब खत्म हो गया, तो मुझसे रहा नहीं गया। बेटा, तुमने तो 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं होगा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये कुछ भोजन बना कर लाई हूँ। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम मेरा दुख बांटने आई, इसका बहुत धन्यवाद। मैं तो बड़े प्यार से तुम्हारे लिए ये सब लेकर आई थी। अगर तुमने ये नहीं खाया तो मैं समझूंगी तुम्हें मेरा यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाओ, मैं खा लेता हूँ। तब वीर स्कार ने वो पकवान खा लिए और उसे खाने के थोड़ी ही देर बाद वो धप से जमीन पर जा गिरा और तड़प तड़प कर वहीं मर गया और मैं डर के मारे वहाँ से भाग आई। तब से कालीचरण का बेटा राठौर जब भी अखाड़े में लड़ने के लिए आता तो सामने वाला खुद ही उसके सामने घुटने टेक देता था और बस उसकी वाह वाह होती थी। हर जगह राठौर ही जीतने लगा, क्योंकि मैदान में मुकाबले से पहले ही वो जालिम राठौर लड़ने वाले को धमकी दे देता था। अगर तूने मैदान में मुझे हराने की कोशिश की तो तेरे बच्चे और बीवी को इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत कर दूंगा, समझा? वो गद्दार खूनी जालिम राठौर तो बन गया सबकी नजरों में एक बहादुर योद्धा, और मैंने तुम्हें मारकर अपने सर पर पापों का बोझ ले लिया था। मेरी वजह से तुम अपने पिछले जन्म में मर गए थे, लेकिन तुम मुझसे बदला ले सकते हो। लेकिन मैं चाहती हूँ उस झूठे कालीचरण और राठौर की असलियत सबके सामने आए। अपने पिछले जन्म में मैंने शपथ ली थी कि उस कालीचरण का दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा, लेकिन शायद ये मेरा जन्म उस बदले को पूरा करने के लिए हुआ है। अब जो मैं कहता हूँ तुम बस वैसा ही करती जाओ। तब शार्दुल ने भैंस को एक प्लान बताया।
प्लान के हिसाब से भैंस रात में 2 सिपाहियों को लेकर कालीचरण की गुफा से थोड़े आगे छिपकर खड़ी हो गई। राठौर जब रात में वहां से गुजर रहा था तो सिपाहियों ने बड़े झटके से ठाकुर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया और भैंस उसे अपनी पीठ पर डालकर काली घाटी वाले घर में ले आई। इसे होश नहीं आना चाहिए जब तक मैं ना कहूँ। अब इस राठौर के जैसे दिखने वाली खाल को पहनकर मैं लड़ूंगा। कालीचरण को गुमान भी नहीं होगा कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। तब अगले दिन ठाकुर का एक खतरनाक सैनिक से मुकाबला होता है, लेकिन ठाकुर ये मुकाबला हार जाता है। ऐसे ही ठाकुर जैसी दिखने वाली खाल में शार्दुल हर मुकाबला हार रहा था और कालीचरण अब इस बात से बहुत गुस्सा हो चुका था। पिछले 4 दिन से ये ठाकुर हर मुकाबला हार रहा है। अब मुझे इसकी खबर लेनी ही पड़ेगी। जब कालीचरण ऐसे बोलता जा रहा था तभी उसे झाड़ियों से कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। तब वो चुपके से वहाँ गया। देखो भाई, कल सबसे बड़ा मुकाबला होगा। इस मुकाबले को जीतने पर बहुत बड़ी सोने की ट्रॉफी मिलने वाली है, लेकिन यह मुकाबला मैं जानबूझकर हार जाऊंगा क्योंकि आज तक मैंने जो भी जीता उसमें से मेरे पिताजी ने मुझे कोई हिस्सा नहीं दिया। कल होने वाला मुकाबला तुम जीतोगे, लेकिन बाद में उस ट्रॉफी को हम आधा आधा बांट लेंगे। समझ गया? तुम अपने बाप से अलग धन इकट्ठा करना चाहते हो। जब ये बात कालीचरण ने सुनी तो वो गुस्से से भड़क उठा और राठौर पर जोरदार वार किया, लेकिन राठौर की खाल में शार्दुल ने उसे दबोच लिया और उसे घसीटता राठौर के पास काली घाटी में ही ले गया। शार्दुल ने अपने ऊपर से वो खाल भी उतार दी। तुम जिंदा कैसे हो? मुझे जिंदा देखकर हैरान मत हो। अब अगर तुम्हें अपनी जिंदगी चाहिए तो सच्चाई सबको बता दो कि मेरे जंगल को तबाह करने वाले तुम ही थे और मैदान में लड़ने वाले जानवरों को तुम डरा धमका कर हराते हो। तब वीर इसकार उन दोनों को लोहे के तारों में बांधकर अपनी गुफा पर ले आया। 20 साल पहले वो खूनी हमला करने वाला और इस महान योद्धा वीर इसकार के माता पिता को मार देने वाला कोई और नहीं, वो मैं ही था। मुझे माफ कर दो। उस भयंकर लड़ाई में हमारा आधा जंगल तबाह हो गया था। मेरे बच्चे मारे गए थे। तुम्हें किसी कीमत पर माफी नहीं मिलेगी। तब राठौर और कालीचरण को सबने मिलकर फांसी पर लटका दिया और उसे इबरत का निशान बना दिया गया। और शार्दुल अपने इस जन्म के माता पिता के साथ अपने ही जंगल में बस गया था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस कहानी को देखकर मजा आया है तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मौसम बहुत खराब था। तेज बिजली गरज रही थी। लगता है तेज बारिश आने वाली है। मौसम बहुत खराब हो रहा है गप्पू, और मम्मी भोजन लेकर अभी तक वापस नहीं लौटी। हाँ टीना, मेरे पेट में तो बिल्लियाँ कूद रही है और माँ को हमारी कोई फिक्र नहीं है। वो जरूर किसी से बातें बनाने बैठ गई होगी। चुप कर गप्पू, माँ के बारे में अब बोला तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। और भूख से बिल्लियाँ नहीं चूहे कूदते हैं पेट में। शेरनी के तीनों बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे और अब तेज बारिश होने लगी थी। जंगल में चारों तरफ पानी भर चुका था और उधर राठी बाघ उनकी माँ सीमा शेरनी का रास्ता रोके हुए खड़ा था। सुबह से शाम हो गई ढूंढते ढूंढते। मुझे बस मांस का ये एक ही टुकड़ा मिला है। मेरे सारे बच्चे घर पर भूखे हैं। तुम्हें मैं ये दे दूंगी तो मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? मुझे जाने दो। ये रोना धोना मेरे सामने नहीं चलेगा। अब मुझे तेज भूख लगी है और तुम जानती हो मुझे मेहनत की आदत बिल्कुल नहीं है। राठी बाघ सीमा शेरनी को यूं परेशान कर रहा था, लेकिन तभी उड़ती हुई पंखों वाली सफेद शेरनी वहाँ आती है। वो तेजी से राठी को उठाकर दूर ले जाकर पानी में फेंकती है। चलो बहन शेरनी, जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। पंखों वाली शेरनी ने सीमा को पीठ पर बैठा लिया और उसे अपनी दुनिया में ले गई। धरती लोक से ये दुनिया बिल्कुल अलग थी। जब तुम उस बाघ से अपने बच्चों की बातें कर रही थी तो मैंने सब सुन लिया था। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे मेरे बेटे की याद आ गई। क्यों सफेद शेरनी, क्या हुआ तुम्हारे बेटे को? और तुम इस दुनिया में क्यों रहती हो? मैं बताती हूँ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। सालों पहले मेरे पूर्वजों ने मुझे जादुई शक्तियाँ दी थी
और सदियों से मैं इस आकाश लोक पर अपने बेटे के साथ रहती थी और धरती पर रहने वाले प्राणियों की रक्षा करती थी। मेरा 4 साल का बेटा गोलू मेरे साथ रहता था और मैं उसे आसमान की सैर कराती थी। वही मेरा पूरा संसार था। एक बार गोलू मुझसे जिद करने लगा। माँ मैं यहाँ इस आकाश लोक पर रहता रहता बोर हो गया माँ। मुझे भी और बच्चों की तरह सबके साथ खेलना है, मौज मस्ती करनी है। मुझे धरती लोक पर जाना है माँ। और तब मैं गोलू को लेकर धरती लोक पर आ गई। हमने वहाँ देखा बहुत सारे बच्चे एक जगह खेल रहे थे। कोई बॉल से खेल रहा था तो कोई जहाज से। देखो गोलू, तुम जाकर उनके साथ खेल लो। मैं वहाँ गई तो वो बच्चे मुझे देखकर डर सकते हैं। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगी। सफेद शेरनी गोलू को वहाँ छोड़कर चली गई। गोलू बच्चों के साथ खुशी से खेल रहा था। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, तभी राठी बाघ दूर से गुर्राता हुआ आया और सारे बच्चे वहाँ से भाग गए। लेकिन गोलू वहीं खड़ा रहा और राठी बाघ ने गोलू को वहीं दबोच लिया। थोड़ी देर बाद जब मैं उसे लेने वापस आई तो वहाँ उसका खून पड़ा था। ये देख मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उस दिन मेरा सब कुछ लुट गया सीमा शेरनी, और मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया। तुम्हारी कहानी सुनकर मेरा दिल रो पड़ा सफेद शेरनी। तुम चलो मेरे साथ, मेरे बच्चों के पास चलो। सीमा शेरनी ऐसे उसका मन हल्का कर रही थी और उधर सीमा के तीनों बच्चे बाढ़ के पानी में ही अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़े। देख लो टीना, भूख से पेट में सारे कुत्ते बिल्ली कूदकर शांत हो गए, लेकिन मम्मी नहीं आई। तूने फिर से वही बात की। बताया था ना, भूख से कुत्ते बिल्लियाँ नहीं चूहे कूदते हैं पेट में। उन तीनों शरारती बच्चों को दूर से राठी बाघ के सेवक ने देख लिया और वो पानी में भागता हुआ राठी बाघ के पास आया। बाढ़ के पानी में क्यों उछलता कूदता फिर रहा है? ऐसा क्या देख लिया तूने? अरे महाराज, अगर बारिश के इस मौसम में कोमल कोमल ताजे ताजे मांस वाले बच्चे मिल जाए तो कैसा रहेगा? कहाँ है कोमल ताजे मांस वाले बच्चे? महाराज, वे सीमा शेरनी जिसने तुम्हें मांस के टुकड़ों की जगह पानी में डुबकी दी थी, उसी के बच्चे बाहर पानी में घूम रहे हैं। ये सुनकर राठी बाघ तेजी से दौड़ा। अरे तो तुम्हारी माँ आई नहीं अभी तक भोजन लेकर, लेकिन अब तुम्हें मेरा भोजन बनना पड़ेगा। लेकिन तभी सफेद शेरनी वहीं आ गई और उसने अपनी बिजली की शक्तियाँ राठी पर छोड़ी। वो पानी में गिरकर वहीं मर गया और सीमा अपने बच्चों से जा मिली। अरे माँ, कुछ लाई हो खाने को या कुछ मिला ही नहीं? तब सफेद शेरनी ने अपनी शक्तियों से वहाँ बहुत सारे फ्रूट्स इकट्ठे कर दिए। बच्चे बहुत खुश हो गए और सफेद शेरनी वहाँ से वापस अपनी दुनिया में लौट गई। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आकाश से उड़ती हुई गर्भवती बाघिन आज अपने घर की तरफ वापस लौटती है। सफेद बाघिन जैसे ही घर आई, उसे तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसने 4 जादुई रंगीन बच्चों को जन्म दिया। वो बच्चे बड़े ही सुंदर और अनोखे थे। पैदा होते ही वो बच्चे शरारत करने लगे। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, आज तक जैसे मैं मासूम बेकसूर प्राणियों का साथ देती आई हूँ, बड़े होकर तुम्हें भी गरीबों और बेगुनाहों का साथी बनना है मेरे बच्चों। इधर बाघिन अपने बच्चों के साथ ऐसे लाड लड़ा रही थी और उधर एक अजीब सी दुनिया में कालिया शेर मिट्टी के बने एक पुतले के पास रहता था। सदियों से कालिया मिट्टी के इस पुतले की पूजा करता था। सदियों से सुबह शाम मैं अपने देवता की पूजा करता आया हूँ और मुझे पूरा यकीन है आने वाले समय में मेरे यही देवता मुझे ऐसी ताकत देंगे कि मैं सर्वलोक पर अपना राज करूंगा और सब मेरे गुलाम होंगे। लेकिन इसके लिए मुझे उस जादुई छड़ तक पहुंचना होगा। दरअसल गहरे समुद्र के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और खूबसूरत टीला बना हुआ था, जिसके ऊपर महाशक्तिशाली
एक जादुई छड़ रखी थी, जिसकी ताकत से कालिया के देवता में जान आ सकती थी। लेकिन इस छड़ तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं था। अब उस छड़ को तलाश करने का वक्त आ गया है। उस तक पहुंचने के लिए मुझे कोई ना कोई रास्ता तलाश करना होगा। ये सोचकर कालिया एक जंगल में आता है। दूर से वो देखता है बागिन के वही जादुई रंगीन बच्चे मस्ती से खेल रहे थे। कोई अपने मुंह से जादुई पानी के फव्वारे निकाल रहा था, तो कोई अपनी जादुई ताकत से ताजे फल इकट्ठे कर रहा था। वो सब बड़ी ही मस्ती से खेल रहे थे और सब मिलकर ताजे फल खा रहे थे। तभी वहाँ उनकी माँ सफेद बागिन आती है। अरे बच्चों, हो गई तुम्हारी मौज मस्ती। चलो अब जल्दी से गुफा पर चलो, क्योंकि अभी के अभी मुझे एक ड्रैगन की मदद करने तुरंत जाना पड़ेगा। जब तक मैं वापस नहीं आऊंगी तब तक तुम्हें अंदर घर में ही रहना होगा। बागिन अपने बच्चों को अपने घर ले गई और कालिया भी उनका पीछा करने लगा। बागिन वहाँ से अपने पंख फैलाकर उड़ गई और थोड़ी देर बाद कालिया उन बच्चों के पास आया। बच्चों, तुम्हें अभी के अभी यहाँ से मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि तुम्हारी माँ को जिस ड्रैगन ने मदद के लिए बुलाया था वह बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। उसने तुम्हारी माँ बागिन को पकड़कर कैद कर लिया है। नहीं नहीं, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। माँ ने कहा था मेरे आने तक कहीं बाहर नहीं निकलना। हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। मैं जानता हूँ बच्चों, अभी तुम्हारा मुझ पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी माँ सफेद बागिन ने कहा है अगर तुम अभी के अभी यहाँ से ना निकले तो वे राक्षस ड्रैगन तुम्हें भी उठाकर ले जाएगा। मासूम रंगीन बच्चे कालिया शेर की बातों में आ गए और वो उन्हें वहाँ से अपनी दुनिया में ले गया। कालिया ने उन बच्चों को ऊंचे ऊंचे पिंजरों में कैद कर दिया। उधर सफेद बागिन अपने घर जब वापस आई तो उसका एक भी बच्चा वहाँ नहीं था। ये देख सफेद बागिन बहुत घबरा गई। तभी कालिया शेर वहाँ भागता हुआ आया। अपने बच्चों को ढूंढ रही हो ना, लेकिन वे अब तुम्हें एक ही शर्त पर मिलेंगे, जब तुम अपने ये पंख मुझे सौंप दोगी। इन पंखों की मदद से ही मैं उड़कर समुद्र पर रखी उस छड़ तक पहुंचूंगा और फिर उस छड़ से मेरे देवता जीवित हो जाएंगे। लेकिन अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं तेरे एक एक बच्चे को उठाकर लावा में फेंक दूंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं अपने पंख तुम्हें सौंपने को तैयार हूँ। सफेद बागिन ने अपने जादुई पंख कालिया को दे दिए और कालिया उन पंखों से उड़ता हुआ समुद्र के बीचों बीच बने उस टीले तक जा पहुंचा और उस छड़ को वहाँ से उठा लिया और उसे उठाकर अपनी दुनिया में ले आया। कालिया ने जैसे ही उस छड़ को अपने देवता के ऊपर रखा तो उसमें जान आ गई और वो जीवित हो उठा। आज कालिया की खुशी का ठिकाना न था। लेकिन उधर सफेद बागिन तेजी से भागती हुई अपने दोस्त 7 रूपों वाले हल्क के पास पहुंची और उसने उसे सब बताया। उस देवता की ताकत का सामना हम दोनों अकेले अकेले नहीं कर सकते, इसीलिए हम दोनों को एक होकर उसका मुकाबला करना होगा। हल्क ने अपने रूप बागिन के साथ जोड़ दिए, जिससे सफेद बागिन अब महाताकतवर हो चुकी थी। वो तेजी से भागती हुई कालिया की दुनिया में आई और उसने हल्क और अपनी पूरी ताकत से कालिया के देवता पर जोरदार वार किया और उसे वहीं ढेर कर दिया। कालिया अपनी जान बचाकर तेजी से वहाँ से भागने लगा, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वो नीचे लावा में जा गिरा। हल्क ने बागिन से अपने शरीर को अलग कर लिया और बागिन अपने बच्चों के साथ फिर से जंगल में रहने लगी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।